हाँ नहीं वो किसी अच्छे साइड पे होता है। पीछे हो ये- जाओ, ये- उधर साइड हो जाओ। मरियम सब लोग साइड पे हो जाओ। मरियम आप बताएंगी तो मैं शुरू हाँ जी, करूँगी। पीछे सब लोग पीछे हो जाएंगे साइड पे। पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। नहीं इस तरफ ब्लॉक है। ब्लॉक है। कैसे हैं, ठीक है? मुझसे पूछिए कि इनके लिए विजुअल सही है? अब कोई खड़ा नहीं है, ठीक ये है? हाँ बस ये। कोई पीछे नहीं आएगा। चलिए शुरू करो। ज़रा प्लीज़ खामोशी इख्तियार कीजिए, प्लीज़ खामोशी इख्तियार कीजिए। थैंक यू। एक मिनट। ये जो सीक्वेंस है ना कि जैसे ही मेरी गाड़ी नैब के दफ्तर के करीब पहुंच गई बताऊँ? तो वो सीक्वेंस पूरा हो मेरे पास आप सबकी बहुत मेहरबानी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, उसको प्लीज सब सुनिए। बहुत है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्विस्टेड स्टेज खामोशी। शेरनी दाढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस रियासती हुकूमती खौफ का, जबर का, दहशत गर्दी का मैं मुजाहरा करके आ रही हूँ, वो मेरे लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, वो इस जाली और सेलेक्टेड हुकूमत के लिए लम्हाए फिक्रिया है। आज जिस तरह पुरअमन और निहत्ते कारकुनों के ऊपर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, स्प्रे किया गया और जिस तरह उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, जिससे हमारे मुतअद्दिद कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनके सर फटे, उनको चोटें आई हैं, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, मुस्लिम लीग नून के उन सपोर्टर्स को जो मेरे साथ इजहार यकजहती करने, मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में, मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो आज उस जबर का सामना करते हुए वहाँ खड़े रहे, मैं उनको मीडिया की वसातत से सलाम पेश करती हूँ। और आज मैंने पहली दफ़ा ये मुजाहरा देखा है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, आपके ऊपर आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है, लेकिन कारकुन खड़ा रहा, कारकुन हिला नहीं। तो मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ, सलाम भी पेश करती हूँ। और जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत याब करे। और राना साहब अभी फरमा रहे थे कि जिन कारकुनों को अरेस्ट किया है उनको इंशाअल्लाह ताला उनकी जो लीगल मुआवनत है वो भी पार्टी करेगी और उनकी खबरगिरी भी करेगी। इसके साथ साथ मैं अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अनसंग हीरोज़ होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है
کہ جب میری گاڑی نیب کے نزدیک پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سائٹ پہ عوام کا ایک سمندر ہے. میں نہیں جانتی تھی کیونکہ مجھے گاڑی میں سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اچانک آنسو گیس اور وہ شیلنگ شروع ہو گئی اور اس سے میری گاڑی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ذرا دور دور ہٹ گئے. میری گاڑی بالکل اکیلی کھڑی تھی, تنہا کھڑی تھی. اسی اثناء میں سامنے سے نیب کے دفتر کے سامنے سے, بالکل سامنے سے, جہاں پہ بیریکیڈز لگے ہوئے تھے اس کے پیچھے سے, سامنے سے نہیں اس کے پیچھے سے, بیریکیڈز کے پیچھے سے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا. اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے. میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی, اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے. اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پتھر آئے. میرے سیکیورٹی گارڈز پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی, کوئی پروٹیکشن نہیں تھی, وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور میرے پہ نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا, اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں, یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے, ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے. یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے, پرسوں. اور میڈیا کے ذریعے بڑے چالاکی کے ساتھ بغیر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لائے ہوئے میڈیا کو انفارمیشن ریلیز کی, اور یہ اشارتاً یہ کہنے کی کوشش کی گئی, جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی, کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس, اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا. ایک سیکنڈ ذرا سنیے. The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in Falan areas, Moza Sultan Ke, Moza Mal, Lakhowal and Moza Baduki Sani, District Lahore, and in this regard, you are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the Moza, year-wise breakup, sources of funds, جو کہ already ان کے پاس ہیں, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, وہ جانتے ہیں کہ میں نے لینڈ کی سیل نہیں کی, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. یہ نوٹس ہے. اس میں الزام کوئی نہیں ہے, اس کو بہت ویگ رکھا گیا ہے کیونکہ مجھے بلانا مقصود تھا. اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بلانے کے پیچھے, اس ویگ سے نوٹس کے پیچھے جس میں کوئی الزام نہیں ہے, مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. کیونکہ آج میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا, میں نے پاکستان کے 72 سال میں یہ ہوتے نہیں دیکھا. پرویز رشید صاحب میری گاڑی میں تھے اور انہوں نے مجھے, جب وہ ونڈ سکرین سمیش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شکر کرو کہ یہ بلٹ پروف گاڑی تھی. اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا, اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے, کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اس چیز کو کیسے کنسٹرو کروں, اس چیز کا میں کیا مطلب لوں, یہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن کلیئرلی اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ, مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں, لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے. پنجاب پولیس جنرلی یہ نہیں کرتی, لیکن جس طرح سے وہاں سے وہ ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے ہاتھ میں موبائل تھا, میں نے جلدی, کیونکہ گاڑی ہل رہی تھی, پتھر لگ رہے تھے, تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے موبائل کیمرہ سے اس کی ویڈیوز بنا لی, اور ایویڈنس کے طور پہ اسی وقت ان ویڈیوز کو میں نے ٹویٹ کر دیا. پرویز رشید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وہ گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی اور اس گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ جاتی, اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے, مجھے لگتے,
और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती। मैं अब वो कहना नहीं चाहती। तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, आप वापस चली जाएं। मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना एक मुझे बुलाया है एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा सवा घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो। नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने वो भी सब जानते थे। लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मुहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के ज़रिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी, क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशत गर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब खुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, क्यों नैब ने उस पैसे के ज़रिए मुखालिफिन की जोड़ तोड़ की, सियासी जमातों की उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हुकूमत की मदद की। अभी मीर शकील और रहमान साहब का आप केस ले लें, एक वज़ीर मौसूफ फरमा रहे थे कि मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि मीर शकील और रहमान साहब को छोड़ दें। तो मीर शकील और रहमान साहब को, जिनको 140 दिन हो चुके हब्से बेजा के अंदर, उनको क्या इमरान खान साहब ने पकड़ा है? उनको तो नैब ने पकड़ा है। और क्या इमरान खान के कहने से वो नैब उसको छोड़ देगी? तो ये हालत ज़ार है नैब की, जिसमें मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उनका असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और अब उनका ये असूल है कि दहशतगर्दी नैब की तरफ से सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आज पूरी दुनिया ने जैसे देखा कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। तो बड़ा घिनौना किरदार है नैब का, जितनी उस पर बात की जाए कम है। लेकिन बात यह है कि ये मेरे पे पहला दूसरा मुकदमा नहीं है, ये मेरे पे तीसरा मुकदमा है। और अगर पहला मुकदमा इतना अच्छा था तो फिर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर दूसरा मुकदमा इतना
वो था मजबूत था, तो तीसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। एक इंकशाफ आज मैं यहाँ कर दूँ कि जिस रेफरेंस के अंदर या जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने मुझे पिछले साल पकड़ा था नैब ने, और तकरीबन 60 दिन में उनकी मेहमान रही थी, पहली पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में पहली खातून सियासतदान जो नैब की मेहमान रही है, और उस वक्त उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे कहाँ रखें, क्योंकि उनके पास ख़वातीन को रखने का कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो जिस मुकदमे में मुझे पकड़ा गया, क्या आप जानते हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि वो रेफरेंस 1-1.5 साल के बावजूद आज तक नहीं बन सका? इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे 60 दिन रखा, और सवाए इन्वेस्टिगेशन के वहाँ सब सवालात मुझसे पूछे गए, मुझसे पूछते रहे। वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरी ज़िंदगी में, तो मुझसे पूछते रहे कि मुस्लिम लीग नून तो बहुत बड़ी सियासी जमात है, वहाँ आपकी कितनी से है, मुस्लिम लीग नून में मशावरत का क्या अमल है, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। पोलो कोएलो के ऊपर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं, मुल्की सियासी मंजरनामे पर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं। अगर नहीं पूछा तो मुकदमे के बारे में चीज़ें नहीं पूछी। और वो मुझे समझ आती है कि 2018 में जब मुझे अरेस्ट किया, क्यों किया? इलेक्शन आ रहे थे, नवाज शरीफ को अरेस्ट करना और मरियम नवाज को अरेस्ट करना तो ज़रूरी था, उसके बगैर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता था। वो धांधली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। समझ आ गई मुझे तो कोई उसमें शक ही नहीं था कि मुझे क्यों पकड़ा उस वक्त। पिछले साल मुझे क्यों गिरफ्तार किया इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, वो भी समझ आती है कि एक के बाद एक मेरे ऐसे ज़बरदस्त जलसे हो रहे थे कि माशाल्लाह अवाम की एक लहर उठ रही थी, एक राय बन रही थी, एक तूफ़ान आ रहा था जिसको रोकना ज़रूरी था। और 8 तारीख को कश्मीर में मेरा जलसा था। कश्मीर पे हम अभी बाद में आते हैं। कश्मीर पे मेरा जलसा था, और 6 तारीख को मुझे, जब मैं मियाँ साहब से मिलने, अपनी हफ्तावार मुलाकात के लिए मैं उनसे मिलने जब कोट लखपत जेल गई, तो वहाँ मैं मियाँ साहब के साथ मुलाकात कर रही थी, हम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तो मुझे वो जेलर साहब आके कहते हैं कि आपको बाहर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। तो मैं जब जेल के गेट से बाहर निकली तो शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, साथ नैब खड़ा था, पुलिस खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको गिरफ्तार करने आए। तो मैंने पूछा क्यों? बस मैडम ये इस तरह से मुझे उन्होंने मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं अंदर मियाँ साहब से मुलाकात में हूँ। मैं मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह के एक दफ़ा उनको गले मिल के मैं आपके पास वापस आती हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अभी मैं अंदर मियाँ साहब के पास पहुँची और मैंने मियाँ साहब को बताया कि मुझे बाहर अरेस्ट करने आए। मियाँ साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो इतने में नैब जेल के अंदर घुस आई, जिस कमरे में मैं और मियाँ साहब मौजूद थे। वहाँ आकर मुझे मियाँ साहब के सामने उन्होंने गिरफ्तार किया, और मेरे बच्चे बैठे थे, मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो छोटी है उम्र की, वो रोने लगी। मियाँ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे गिरफ्तार किया, और मैं उनको कहती रही कि आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता। मुझे नैब ले गए। लेकिन अब आज गिरफ्तार करने का या आज मुझे नैब में बुलाने का 1 साल बाद अचानक उनको क्या ख्याल आया? आज तो कोई जलसे रैलीज नहीं हो रही, आज तो कोई सर पे इलेक्शन नहीं है। तो उस पर मैं सोच रही थी कि आज अचानक कौन सी कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन आ गई है कि इनको ये करना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा फिर से। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये खौफ जो आजकल इनके इंटरनल सर्वेज हो रहे हैं, जिनकी खबर ये मीडिया को तो रिलीज़ नहीं करते, लेकिन सर्वेज़ की खबर हम तक भी पहुंचती है। तो उन सर्वेज़ में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, और पंजाब के अंदर स्पेशली
बुरी तरह घबरा गए हैं, पैनिक कर गए हैं, और उसके बाद इनको नवाज शरीफ का हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो पंजाब से उनको उनके सर्विस के मुताबिक मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। तो ये वो खौफ है। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नजर आती है। ऐसे 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 अल्फाज हम नहीं इस्तेमाल करते। इतने जुल्म वो कर चुके हैं कि अब उनको अपने अंजाम से खौफ आता है। तो इसलिए ये जो अब एक आप देख रहे हैं कि उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पनामा भी ख़त्म हो गया, इकामा भी ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तो मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है, जब वो ख़त्म हो जाएगी? तो आप तो खुद अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है। और जो हुकूमत अब मोहलतों पे चल रही हो, वो अब खौफ नहीं खाएगी तो क्या होगा? आपको तो क्लियरली ये कहा गया है, आपकी ज़बान से हमने सुना। आपने ये कहा कि 6 महीने मिले हमें, और 6 महीने के बाद वो मामलात कहीं और चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनको पता है कि क्या होगा। तो ये खौफ की जो अचानक ये पैनिक की एक लहर उठी है, उसकी ये वजह है। और आपने फरमाया कि अब मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, तो कश्तियाँ जलाने का और कोई मतलब नहीं है। कश्तियाँ जलाने का मकसद ये है कि मैंने इतने जुल्म कर लिए हैं, इतनी ज़्यादतियाँ कर ली हैं कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जेल से डराने की, एक सेकंड देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है। इनको पीछे कर, इनको पीछे कर, पीछे कर। एक सेकेंड खामोशी इख्तियार करें प्लीज। एक मिनट प्लीज। एक सेकंड प्लीज, देखें, बड़ी मेहरबानी। नहीं बच्चों, प्लीज प्लीज डोगर साहब, देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। डोगर साहब क्या मुश्किल है, जब पीछे करते हो तो और बात ये है, पीछे, आप भी पीछे हो जाए। बात ये है कि हो जाए तो आपकी हुकूमत को हर महाज पे नाकामी का सामना है। आप अपनी नालायकी से मामलात को ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आज भी आपकी प्रायोरिटीज़, मैं समझ गई कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो अकल नहीं है, आपके वो तजर्बा नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हम पर, वो समझ आती है। लेकिन आज भी आपकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड है। आज भी आपकी जो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है, उस पर ऊपर भी नवाज शरीफ है, नंबर 2 पे भी नवाज शरीफ है, नंबर 3 पे भी नवाज शरीफ है, और आखिर में भी नवाज शरीफ है, और मुस्लिम लीग नून। और देखें आपकी सारी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी खुफिया मीटिंग्स, आपकी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी हुकूमती मीटिंग्स सारी नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ख़त्म हो जाती हैं। नवाज शरीफ की वॉक करते हुए तस्वीर आ जाए, आप तब हिल जाते हैं। नवाज शरीफ की कॉफ़ी पीते हुए तस्वीर आ जाए, आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ जहाज़ पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाए, आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। और ये जो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में आपने प्रोपेगेंडा किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ बीमार हुआ, आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ मौत के दहाने तक पहुंचा, आपकी कस्टडी में वो मेरी मौजूदगी में
सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके सरकारी डॉक्टर्स के नीचे वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, आपकी कस्टडी में। आपके फैसले से वो बाहर गया और उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया। आपके वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपके अपने स्टेटमेंट्स हैं कि नवाज शरीफ को सेहत को खतरा है तो इंसानी हमदर्दी के लिए मैंने जाने दिया। सॉरी, आपने इंसानी हमदर्दी के लिए नहीं उनको जाने दिया। आपको नवाज शरीफ पर रहम नहीं आया, आपको अपने ऊपर रहम आया। आपको जब ये खबर मिली कि नवाज शरीफ बीमार है और मौत के दहाने तक पहुंच गया है, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए कि आपकी कस्टडी में उसके साथ ये हुआ, तो आपको फिर आपके हाथ पांव फूल गए और आपने इस रहम आपको अपने ऊपर आया। नवाज शरीफ के ऊपर रहम नहीं आया आपको। आपने उसको जल्दी जल्दी मुल्क से बाहर भेजा इलाज के लिए, ताकि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आ जाए और आप अवाम का जो हाथ है वो आपके गिरबान पे होगा, कल आप सड़कों पे चल नहीं सकेंगे। तो मैं ये जानती हूँ कि रहम आपको नवाज शरीफ पर नहीं आया, रहम आपको अपने आप पर आया था कि आपके हाथों ये होगा। तो जब ये हुआ तो उसके बाद आपने ये कहना शुरू कर दिया, आपने उनकी सेहत पे सियासत खेलनी शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। और आज भी जब आपसे आपकी कारकर्दगी के बारे में सवाल किए जाते हैं, आपके पास मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। तो करप्शन का आप राह गलाबते रहते हैं। तो करप्शन का फैसला तो फिर ज़मीनी हकाइक पे होना चाहिए। बताएं मुझे ज़रा, नवाज शरीफ के दौर में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिजली, गैस क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं? आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इस लिहाज से चोर कौन हुआ? नवाज शरीफ 5.8 पे जीडीपी छोड़ के गया था। आज पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा मनफी में जीडीपी चली गई, माइनस में चली गई जीडीपी। शर्म की बात तो ये है ना, इसी से पता चल जाता है कि यहाँ करप्ट कौन है और क्या प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है। और सिर्फ ये कि आप फिर इसी पे फेलियर नहीं है आपका, सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे और मईशत पे आपका फेलियर नहीं है, आपका फेलियर फॉरेन पॉलिसी पे भी है। और ऐसा फेलियर है कि शर्म आ जाए इंसान को। सफारती महाज पर आप बुरी तरह नाकाम हुए। मुझे ये बताएं कि 72 साल में कभी किसी के दौर में, किसी वजीर आजम के दौर में, किसी डिक्टेटर के दौर में कश्मीर की, भारत को क्या इतनी जुर्रत हुई कि कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म कर सके? ये स्याह धब्बा भी आप ही के मुंह पे लगा। बड़ा खुश आए थे ना अमेरिका से वापस के सालिसी होगी कश्मीर पे, ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो सालिसी? कहाँ गई वो तकरीरें और वो स्टेटमेंट्स जो आपने पर्चियों के बगैर दिए थे? क्या हुआ कश्मीर का? आज 72 साल में पहली दफ़ा कश्मीर जो है वो भारत की झोली में जा गया आपके दौरे हुकूमत में, और आप चुपचाप देखते रहे। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका? मैं फ़ोन करता था तो मोदी फ़ोन नहीं उठाता था। ये वही मोदी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान आए थे, वो आपका फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करता। ये होता है फ़र्क एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में, एक तजर्बाकार प्राइम मिनिस्टर में, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जो हर चीज़ को समझता है, जानता है, अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करता है, और एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म में। तो इसके लिए अब आपने कहा कि अब खिफ़त मिटाने के लिए मीडिया को आपने कंट्रोल कर लिया, मीडिया पे आपने वो बात उठनी नहीं दी, और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप कश्मीर के नक्शे पे लकीरें खींचने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या एक शाहराह का नाम बदल देने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है भाई। मियाँ नवाज शरीफ पर जब ये वक्त आया, जब उन्होंने एटमी धमाकों का फैसला करना था, तो मियाँ साहब के लिए तो बड़ा आसान था। 6 एटमी धमाकों के बदले 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते तो पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बनता। बनी गाला का नाम तब्दील करके उसको चागी उसका नाम रख लेते। मेरी आवाज
फॉरेन पॉलिसी का हाल देख लें, अकल का हाल देख लें, समझ का हाल देख लें कि बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर सऊदी अरब जैसे देरीना दोस्त और हमदर्द को नाराज कर दिया। और अब रही कहीं कसर उन्होंने जो OIC के दर पे होके वो जो नाराज करने का सिलसिला था वो अब उसमें भी OIC को नाराज कर दिया, OIC के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे के हमारे दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया। तो ये तो आपकी नाअक्बतंदेशी का हाल है। आपने मुल्क को हर तरह से आग में झोंक दिया, शर्म आनी चाहिए। और फिर प्रायोरिटी आज भी आपकी क्या है कि आवाम के नुमाइंदों को पकड़ो, ऑपोजिशन को दबाओ। भाई मान लिया कि आपके पास हुकूमत का मैंडेट नहीं है, आपके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, लेकिन क्या गरीब आवाम जो रोटी को तरस रहे हैं, जो बिजली गैस के बिल देने से कासिर हैं, जिनकी नौकरियां चली गईं, क्या उनके सदाओं पे आवाज़ धरने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए आपको अवामी मैंडेट की ज़रूरत है? उसके लिए आपको थोड़ी सी इंसानियत, अकल और हमदर्दी की ज़रूरत है। अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है जो कि आपके अंदर नहीं है। और हाल आपका ये है कि नवाज शरीफ पे आप हर जगह तनकीद करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों पर बड़ी ढिठाई से, कमाल ढिठाई से 6-6 बार अपनी तख्तियां लगाते हैं। तो भाई नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों से के ऊपर तख्तियां लगाने से बदल के वो मंसूबा तो आपके नाम नहीं लग जाएगा ना। हज़ारा मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, सखर मुल्तान मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, मुल्तान लाहौर मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाए ना। जब भी आप CPEC का नाम लेते हो, CPEC की तस्वीरें ट्वीट करते हो, वीडियोस ट्वीट करते हो, लोग कहते हैं शुक्रिया नवाज शरीफ। शुक्रिया नवाज शरीफ की सदाएं आती हैं। आपको हर जगह नवाज शरीफ इसलिए नजर आता है क्योंकि हर जगह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह। बस। और आपकी हुकूमत जो पहले ही बैसाखियों पे खड़ी है, 6 महीने की मोहलत पे चल रही है, आपके लोग तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आपके MNAs MPAs अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आप अपने अवाम में निकलने के काबिल नहीं, बल्कि जिन चंद अफराद ने आपको वोट दिया भी था वो भी आज अपने मोहल्लों में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कुछ मुंह छुपा में नहीं आना। तो आपका अपना ये हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब मिल के नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस नालायकी से बहुत जल्द लोगों को आज़ादी देंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, अब नारा नहीं लगेगा कोई, प्लीज। बारी मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, ऐसे नहीं उस्मान, आप मैं आपको दे रही हूँ, सबको मैं दे रही, हम सब दे रही। जी फरमाइए। बयानिया मदम हो गया? मैंने तो सुना था 2 बयानिया हमारी पार्टी के, आप तो कह रहे मदम हो गया। बात यह है कि पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं, पार्टी का एक ही बयानिया है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है। अगर आज वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना होता, पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई ना होती। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था और है, उसको वक्त ने साबित किया है कि वो बिल्कुल ठीक था। और वो नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है, वो हमारे आईन का बयानिया है, हमारे दस्तूर का बयानिया है। अगर नवाज शरीफ ने उससे हटके कोई बात की है तो फिर किसी में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो करे। हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग यहाँ नहीं हैं,
शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। ये मियाँ साहब की हालत थी। तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा। मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे की तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहां पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उनका इलाज ना होना, क्योंकि उनके दिल की एक शरेआन आज भी 90% बंद है, जिसकी सर्जरी होनी बाकी है। और वो कोरोना की वजह से, पहले वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको था कि मैं आ जाऊंगी चंद दिनों में, वो नहीं हो सका। फिर वो कोरोना आ गया, अब उनकी सर्जरी अभी होना बाकी है। तो मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और खिदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। और दूसरी बात, मैं आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था, ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। शुक्रिया बीनिश। बात ये है कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एक सेकंड प्लीज, इंटरप्शन ना कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फिकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फिकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े गाड़ी में बैठे बैठे। बड़ी अच्छी मजे की बात है कि पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फिकवाई भी मैंने। वाह, शाबाश। देखो बीनिश, बात ये है, एक सेकंड, बात ये है कि हमारी नैब की पेशीज बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे तो कारकुन को जोश तो आएगा। आज जब आपने नाहक ये ज्यादती, पिछली भी नाहक थी,
तो कभी ना कभी सब्र जवाब देता है, और वो बड़े पुरअमन थे। मैं नैब में यहाँ रह के गई हूँ, कभी गमला भी नहीं टूटा, कभी हमारे कारकुन कंटेनर से ऑर्डर्स पास करके पुलिस वालों की, वो आज भी है, वो कील वाले जो डंडे थे उससे जो हड्डियाँ तोड़ी थी, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं थे। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो उनके, मैंने खुद देखा, मेरे कारकुन जो थे वहाँ बहुत दूर से मुझे नजर आ रहे थे, पुरअमन थे बिल्कुल। तो मुझे लगता है बीनेश कि इतना बड़ा क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जब क्राउड देख लिया तो ये पैनिक कर गए, और इस पैनिक में उन्होंने ये अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर लिया। एक मिनट, पहले इसका जवाब सुन ले, पहले इसका जवाब सुन ले। मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहां मेरा इंतजार कर रहे थे हजारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें, मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हजारों की तादाद में निकल आए। मैं किसी को लेके नहीं आई, मैं पहले भी नैब में पेश होती रही हूँ। मैंने 6 महीने पनामा वाला मुकदमा भी भुगता है, और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल का बेहुदा मुकदमा था वो भी भुगता है। मैं इनकी जेलों में भी रही हूँ। हमारा कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह नहीं है, हमारा कारकुन बहुत पुरअमन कारकुन है। आप ये ना, मैं किसी को नहीं लाई, मेरे अगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला है, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी देख रहा है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। किसी को आप हेरोइन डाल के पकड़ लेते हैं, किसी को आप ये शायद वासी साहब बैठे हुए हैं, एक चीज आप उनके खिलाफ आज साबित नहीं कर सके, साद रफीक साहब। तो फिर वो कारकुन को गुस्सा आता है, वो अपनी यकजहती के इजहार के लिए आया था। हम सियासी लोग हैं, हम हमसे मोहब्बत करते हैं, मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ इजहार यकजहती करने आए थे, मेरे साथ नहीं आए। जी जी, नहीं सॉरी, मैंने नहीं दिया। आपको किसने कहा मैंने दिया भाई? मैं तो आपको वो स्टेटमेंट याद करा रही हूँ जो हमारे जो इमरान खान साहब ने खुद फरमाया, अपनी पार्टी से कहा कि हमें 6 महीने का टाइम मिला है, और अगर 6 महीने में हम परफॉर्म नहीं करते, आप 6 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते, 600 साल में परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि आपको आता नहीं। नहीं, एक सेकंड, ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि मुझे 6 महीने मिली है और मैंने 6 महीने के बाद बात कहीं और चली जाएगी, बस ये बात। जी एपीसी का ताल्लुक है, वहाँ पर मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि एपीसी के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए, और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके एपीसी के फोरम से होने चाहिए। ये मुझे पता है कि मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस पर।
आइंदा का लाएमल इंशाअल्लाह ताला हम लीडरशिप की जो उनकी मशावरत से तय करेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि एपीसी के बारे में और मौलाना साहब के बारे में मियाँ साहब के क्या तासुरात हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और अगर मौलाना साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दूर कर देगी, उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड बात करें। जी 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 बड़ी मेहरबानी। पीएमएलएन का कोई कैंप अलग नहीं है। पीएमएलएन के अंदर डेमोक्रेटिक जमात है, हर तरह के माइंडसेट के लोग हैं, हर तरह के ख्याल के लोग हैं, हर तरह के ओपिनियन के लोग हैं और आरात डिफरेंट हैं लोगों की। लेकिन खुशी की बात यह है कि जहाँ मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत आ जाती वहाँ सब मुत्तहिद हैं। और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो पहले दिन से जो था आज भी है और उसी बयानिए की कीमत हम 4 साल से अदा कर रहे हैं, लेकिन बयानिए से नहीं हटे। बड़ी मेहरबानी। मुझे इस्लामाबाद जाने से बोलो, मैं अभी इस्लामाबाद जा ही नहीं रही। मैंने बात कर दी हूँ। ना हमें कोई मैसेज भेजता है ना हम किसी से बात करते हैं। मेहरबानी। आप यहाँ पर बात करें। नहीं बस एक सेकंड भाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो मौलाना साहब और मियाँ साहब आपस में खुद बात कर लेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा क्या बात है। इतनी मासूम नैब, इतनी आइन और कानून पे चलने वाली नैब, अगर उनकी अदालतों में जो दुर्गत बनी वो उसी को देख लें तो उनको आज कोई प्रेस रिलीज करने की जरूरत पेश नहीं आई। शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने सब सवाल लिए, आपके सारे गिले मैंने दूर कर दिया। आपका सवाल ये है कि मियाँ साहब खामोश क्यों हैं। शुक्रिया। मियाँ साहब खामोश नहीं है, लेकिन मियाँ साहब ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। मियाँ साहब ने वो कुर्बानियाँ दी जो 72 साल में किसी सियासी लीडर ने कुर्बानी नहीं दी। अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के कानून और आइन के सामने, अदालतों के सामने पेश होना। होता तो ये था ना कि लोग कारकुनों से कुर्बानी मांगते हैं, सियासी लोगों से कुर्बानी, अपने कारकुनों से, अपने सपोर्टर्स से कुर्बानी मांगते हैं। जो जुल्म इन्होंने किया और हद कर दी जुल्म की, वो सब मियाँ साहब ने जुल्म अपने सीने पे सहा है, सीने पे सहा है। और कारकुनों को और अपनी पार्टी को शील्ड और प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। वो सारे जख्म उन्होंने अपने सीने पे पहले लिए, आपसे बात उन्होंने बाद में की है। और अपनी वाइफ को छोड़ के आए और जब वो बीमार हो गई, डेथ बेड पे चली गई, तो उनको अडयाला जेल में, जहां मैं भी बंद थी, मियाँ साहब ने कहा मेरी बात करा दो मेरी बीवी से और घर वालों से। उन्होंने कहा आपके मिनट खत्म हो चुके हैं। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है, उस पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। चाहे कोई मोटरवे हो, एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, सड़कों का जाल हो,
मोटरवे हो, बसेज हो, रैपिड बस हो, ऑरेंज ट्रेन हो, बिजली के मंसूबे हो, चाहे वो मुल्तान से सखर मोटरवे हो, हज़ारा मोटरवे हो, जो चीज़ आप उठा लें उस पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। तो इतनी खिदमात के बावजूद जब आप एक 3 दफ़ा की वज़ीर आज़म की तज़लील करेंगे, तज़हीक करेंगे और इस तरह का उसके साथ सलूक करेंगे, पैनामा करप्शन, और उसमें से आप क्या निकाल के लाते हैं? एक इकामा, और उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती तो अरशद मलिक जैसे जज को आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको मुनसिफ खुद बोल उठा कि भाई मुझसे ज़्यादती हो गई, मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। वो फैसला ख़त्म हो जाता है, सॉरी वो जज को आप निकाल देते हैं, फैसला आज भी वहीं का वहीं है। शाबाश है भाई। तो फिर आप पूछते हैं कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है? तो नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। उन्होंने जो बयानिया देना था दे दिया, उस बयानिए की जो कीमत अदा करनी थी की, उसके लिए जो तकालीफ बर्दाश्त करनी थी की, उसके लिए अपनी बेटी को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी सियासी जमात को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा, कीमत अदा की उन्होंने। वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी और वो वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने काम को जहाँ से छोड़ा था वहाँ से उठाएंगे।